पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव नहीं चल रहा, एक जंग चल रही है और इस जंग में अगर कोई एक मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, सबकी अपनी अपनी राय है, तो वो है एसआईआर का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर में वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद वोटिंग पर और आखिरकार परिणाम पर क्या असर पड़ेगा। उसी पर अगले 1 घंटे पर हमारी डेटाफाई टीम ने जितना भी काम किया है, एनालिसिस किया है, उसके नतीजे हम आपके सामने रखने वाले हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिरकार एसआईआर से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में 7.7 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड थे। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की बड़ी एक्सरसाइज चलाई। उसके बाद मार्च 2026 में यह आंकड़ा घटकर 6.8 करोड़ वोटर हो गए, यानी कि टोटल इलेक्टोरल रोल में से 11.6% वोटर गायब हो गए, यानी 89 लाख वोटर कम हो गए पिछले साल नवंबर की तुलना में। अब ये 11.6% वोटर्स का कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 चुनाव देखते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उससे पहले पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तो वहां पे बीजेपी और टीएमसी में जो गैप है वो कम होता जा रहा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी की आई थी 215 सीटें। 2024 में वैसे तो लोकसभा था, जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं असेंबली इलेक्शन में, तो टीएमसी की लीड्स थी 192 और बीजेपी की थी 90, जबकि 2021 में थी 77। तो यह सीटों का खेल। लेकिन जब मैं इसको वोट्स में देखता हूं तो 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में लीड का गैप था करीब 10% का। 10% का फासला था, टीएमसी आगे थी, बीजेपी पीछे। टीएमसी के वोट्स थे 48.02 और बीजेपी के करीब 38%, यानी करीब 10% का गैप था टीएमसी और बीजेपी में। यह गैप कम होके 2024 में 46.16 वोट मिले टीएमसी को और करीब 39% वोट मिले बीजेपी को, यानी करीब 7% का गैप। तो जो 10% गैप था 21 में, वो घट के हो गया अब 7% 24 में, और कुल मिला के 11.6% वोटर तो वोटर लिस्ट से गायब हो गए। तो ये 11.6% वोटर अगर गायब होते हैं तो इसका क्या असर पड़ सकता है, उसको जानने की, समझने की, समझाने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं, क्योंकि ये है एनडीटीवी का नंबर गेम। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये समझनी होगी कि जितनी भी सीटें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर डिलीशन हुए, कई सारे वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए। अगर आप देख लीजिए, बांग्लादेश से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस हीट मैप में पाएंगे, वहां पे ज्यादा वोटों की कटौती हुई है। जो भारत के बाकी राज्यों से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी एसआईआर का प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं। तो हमने एक एनालिसिस किया, हमने देखा कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी में लीड का फासला कितना था और वहां पर वोट कितने कटे। यहां पे आपको समझ में आएगा, आना शुरू होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस बार कहानी बन क्या रही। देखिए, पश्चिम बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट, यहां पर पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में जो गैप था वो 2.7% था, यानी टीएमसी बीजेपी से केवल 2.7% वोट आगे थी। लेकिन एसआईआर के चलते यहां पे 16.4% वोट कम हो चुके हैं, यानी गैप था केवल 2.7, अब 16% वोट कम हो चुके हैं। यानी कि अब अगर ये 16.4% वोटर ज्यादा टीएमसी के वोटर हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल का समीकरण पूरा बदल सकता है। इसी तरह से दक्षिण दिनाजपुर को लेते हैं। यहां पर टीएमसी और बीजेपी में गैप था पिछले इलेक्शन में, केवल 4.2% का फासला था दोनों पार्टियों में, लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 13.2%। यानी दक्षिण दिनाजपुर में भी जैसे ही आप एसआईआर के वोट को घटाते हैं तो बीजेपी और टीएमसी में जो गैप था वो खत्म हो जाता है और फिर चुनाव पहले की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक और डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं, नॉर्थ 24 परगना। यहां पर टीएमसी की बढ़त थी बीजेपी पर 14.2% की। यहां पर एसआईआर में वोट कटे हैं 14.9। अगर ये एसआईआर के वोट ज्यादातर टीएमसी के वोट हैं तो यहां पर भी दोनों पार्टियों में गैप बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं आंकड़े हावड़ा के, उत्तर दिनाजपुर के। ये तो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वोट शेयर में जो लीड थी टीएमसी की वो एसआईआर डिलीशन से कम है। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, जैसे मालदा लीजिए, दक्षिण 24 परगना लीजिए, कोलकाता नॉर्थ लीजिए, मुर्शिदाबाद लीजिए, कलकत्ता दक्षिण लीजिए। यहां पर टीएमसी की लीड बीजेपी पे ज्यादा बड़ी थी, 20%, 29%, 31%, 35%। लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 14%, 12%, 29%, 12%, 27%। यानी कि एक तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, आपने 21 में देखा 10% का गैप, 24 में आपने देखा 7% का गैप, और साथ ही साथ 11% वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। तो अगर यह परिस्थिति है तो क्या हो सकता है? इसमें देखिए 2 थ्योरी है। एक तो ये
जैसे कि माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि जितने भी वोट कटे हैं वो सारे के सारे टीएमसी के ही थे। ये ज्यादातर इलीगल घुसपैठिए हैं, माइग्रेंट्स हैं, ये ज्यादातर टीएमसी के वोटर थे। अब ये गायब हो गए। अगर ऐसा हुआ और अगर ये बात सच, ये असल में हो नहीं सकता क्योंकि एसआईआर के डिलीशन सारे टीएमसी के वोटर नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए तो पहला समीकरण अब आपकी स्क्रीन पर, अगर जितने एसआईआर के वोट कटे हैं वो टीएमसी के वोटर थे, तब याद रखिएगा कि पिछले चुनाव में 21 में बीजेपी की आई थी 77 सीटें, तो यानी 77 सीटों पे आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आपकी सिटिंग सीटें हैं। 156 ऐसी सीटें हैं जो कि अगर आप एसआईआर के वोट्स को डिस्ट्रिक्ट से गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो लड़ाई में आ जाती है। जहां पे पिछली बार गैप बहुत ज्यादा था लेकिन एसआईआर डिलीशन के बाद गैप कम हो जाता है। उनमें से 97 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी रनर अप थी। अब हम रनर अप वाली सीट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर बीजेपी जाएगी तो 2 से 1 पे आ सकती है, 3 से 1 पे आना ज्यादा मुश्किल है। तो 2 से 1 सिर्फ इस एनालिसिस के लिए 2 से 1 पे अगर आएगी तो वो 97 ऐसी सीटें हैं। अगर आप 97 सीटों को 77 से जोड़ते हैं तो 174 हो जाता है। जादुई आंकड़ा है 147 का, यानी कि 174 चांसेस बीजेपी के जीतने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जितने भी वोट एसआईआर के चक्कर में कटे वो टीएमसी के वोट हैं तो बीजेपी जीत जाती है। लेकिन ये लाइकली सिनेरियो नहीं है। लाइकली क्योंकि जैसे हमें मालूम है मटुआ कमेटी के भी कुछ लोग हैं, उनके भी वोट एसआईआर में कटे हैं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लेते हैं दूसरा सिनेरियो और फिर हम अपने जितने भी विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करेंगे कि इनमें से आखिरकार हो क्या सकता है। यह है दूसरा समीकरण। इसका पहला हिस्सा देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि 10 वोट कटे, उनमें से 8 वोट बीजेपी के थे, 8 वोट टीएमसी के थे, 2 वोट बीजेपी के थे, तो उसका अनुपात हो गया 80-20। लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये भी है कि टीएमसी 15 साल से सत्ता में रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी अगर रही और 1.5% टीएमसी का जो वोट है वो छिटक जाता है, तो एक तो एसआईआर के 80-20 में वोट कटता है, टीएमसी के वोट कटे 80%, बीजेपी के कटे 20% और 1.5% वोट हटता है टीएमसी का। तो बीजेपी की थी 77, गेम में आती है 54, उसमें से अगर बीजेपी जीतती है 51, तो फिर बीजेपी की बनती है 128/294, जो कि जादुई आंकड़े से कम है। तो ये काफी नहीं है। बहुमत का आंकड़ा 147, तो आपको 80-20 बीजेपी को सूट नहीं करता। एंटी इनकम्बेंसी अगर केवल 1.5% है, इसीलिए मैं लेता हूं अगला समीकरण जिसमें अगर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, और यही मैं विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी का स्तर क्या है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि जैसे ही एंटी इनकम्बेंसी पहुंचती है 3% पर, और जो वोटों का कटने का रेशियो है 10 में से 8 वोट टीएमसी के जो एसआईआर वाले हैं, 2 वोट बीजेपी के, और 3% की अगर एंटी इनकम्बेंसी का हम फैक्टर लगाते हैं, तब 103 सीटें हैं जहां पर पहले टीएमसी बड़े से जीती थी, वहां पे अब लड़ाई रोचक हो जाती है। उनमें से बीजेपी रनर अप थी 94 में, 77 वो पिछली बार जीती थी। सारी नहीं जीतेंगी, लेकिन इसी के नजदीक आंकड़ा आके खड़ा हो सकता है 171 का, जो कि जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये 80-20 का ही रेशियो रहेगा या फिर ये बदल सकता है, वो है हमारा अगला समीकरण। लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात कराते हैं आपको हमारे तमाम मेहमानों से। पद्मजा जोशी हैं हमारी मैनेजिंग एडिटर, अभी पश्चिम बंगाल से लौटी हैं। एक तरफ आंकड़े हैं, दूसरा अनुभव उस रिपोर्टर का, उस संपादक का जो मीन से लौटा है। सतीश के सिंह हैं हमारे पुराने सहयोगी, टीवी पर जाने पहचाने चेहरे। निरंजन मुखोपाध्याय हैं, पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, कई किताबें लिखी हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। अजीत झा हैं तो बिहारी लेकिन बंगाली अच्छी बोलते हैं और जानते भी हैं, समझते भी हैं कि क्या खेल चल रहा है पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ जाने माने चुनावी विशेषज्ञ, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में है जय मृग। जय मृग ने एनडीटीवी की डेटा फाइट टीम के साथ इन आंकड़ों पर काम किया है। जय मृग का स्वागत है। वोट वाइब से है हमारे साथ अमिताभ तिवारी। हमारे साथ इस वक्त पे हैं कंचन गुप्ता। कंचन गुप्ता के साथ हमारे साथ जयंतो घोषाल हैं, हमारे साथ संजय कुमार हैं, और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी जो कि हमारा चुनाव लड़ रही है जमीन पर, मनोज्ञा लोईवाल। लगातार एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी नेटवर्क पर आगे जितनी कवरेज को लीड कर रही है मनोज्ञा लोईवाल। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पद्मजा से। आप जमीन से लौटी हैं, ऐसा आपने पूरे स्टेट का दौरा किया, आप बताइए दर्शकों को कि एसआईआर का क्या प्रभाव, आंकड़े एक तरफ हैं, जमीन पे आपने क्या देखा? राहुल, इसमें सबसे बड़ी चीज है जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर कोई शक नहीं है इस बात का कि उसको लेकर के गुस्सा है, उसको लेकर के डर है। लेकिन सच बात यह है कि सबसे ज्यादा उन इलाकों में लोगों के नाम कटे हैं एसआईआर में जो कि
मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, वहां पर वैसे भी बीजेपी का कुछ खास दबाव है नहीं, उनकी कुछ खास वहां पहुंच है नहीं। तो अगर आप देखिए, मैं देख रही थी कि आपके सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में, जहां के 4.5 लाख नाम कटे हैं, नॉर्थ 24 परगनाज में 3.5 लाख नाम कटे हैं। यहां पर वैसे भी बीजेपी कितनी, मुर्शिदाबाद में 2 सीटें जीतती है, नॉर्थ 24 परगनाज में उन्होंने 3 सीटें जीती थी। तो क्या ये बिल्कुल ही कोई बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंचाने वाला है? ऐसा नहीं लगता है। एक और चीज जो हम ध्यान देने वाली है, जैसे नॉर्थ 24 परगनाज में आपका एक 30% मटुआ पॉपुलेशन भी है, और ये लोग बीजेपी को पहले वोट करते हैं। तो ऐसी 2 से 3 सीटें वहां पर हैं जहां पे काफी मटुआ लोगों के नाम कटे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होता है बीजेपी के वोट के ऊपर, ये भी देखने वाली ये हम आएंगे अगले सिनारियोज में, क्योंकि 80-20 एक अनुपात है, लेकिन एक मेजर कंसोलिडेशन है मुस्लिम वोट में एसआईआर को लेकर के, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सतीश के सिंह, इसको कहते हैं एक ऐसा चुनाव जहां एक तो दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही हैं जीतने के लिए, और दूसरा इतना बड़ा एक एक्स फैक्टर है। आपका क्या है एसआईआर का एक्सरे? देखिए, पहला तो यही है कि एसआईआर तो इतने हो गए देश में, सेंसस 16 साल से 13 साल से 16 साल हो गए, कितना हो गया, 16 साल से हुए नहीं। और आज की खबर यही है राहुल कि एक कोई लिस्ट आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। अभी तक वो वोटरों के पास और पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो नहीं पहुंची है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं न्यूज रिपोर्ट में। तो जो 27 लाख कटे थे, वो पता नहीं उसमें कितने जुड़े कितने घटे, और अभी तक जुड़िए घट रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मैं मानता हूं, जैसे आपके जादुई आंकड़े की बात की है, ये जादुई चुनाव है, असाधारण चुनाव है। 2 लाख सेंट्रल फोर्सेज रहेंगे। कभी कभी तो मेरे दिमाग में आया कि जरा तंज में एक शब्द का इस्तेमाल हो, क्या खारग आइलैंड पर चुनाव हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आपके ने जो जादुई आंकड़े दिखाए उसके हिसाब से तो लग रहा है कि भाजपा निकल गई। क्या पता निकल जाए, आजकल चमत्कारी नतीजे भी आते हैं, आजकल नतीजे अधिकतर चमत्कारी ही आते हैं। लेकिन अगर आप हमसे सही में पूछिएगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत टक्कर जरूर ममता को हो, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन अभी भी वो 10 ही सीट से वो आगे है। कंचन गुप्ता, 2 चीजें हैं, 21 और 24 के चुनाव में फर्क यह है कि टीएमसी की जो लीड थी बीजेपी से वो कम हुई, और अब 11.6% वोटर गायब हो गए। ये पूछ रहे सतीश के सिंह सवाल कि आप खरग आइलैंड में चुनाव कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लगता है कि एसआईआर एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि इस बार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जीत दिला दे? नमस्ते राहुल भाई, अभी मैं सुन रहा था, अभी मेरे पहले जो सज्जन बोल रहे थे, शायद उनको थोड़ा और होमवर्क करके आना चाहिए था। 1971 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय आर्मी को बुलाया गया था और पूरी चुनाव की जो प्रबंधन थी वो सेना ने किया था। तो ये कहना कि 2 लाख सेंट्रल फोर्सेस को लाया गया है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव है, ये गलत है। इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस आए हैं, बस इतना ही बदला है कि इस बार सेंट्रल फोर्सेस की इस्तेमाल ज्यादा की जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसको ममता बनर्जी ने पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया है, और पुलिस की जो कार्रवाई है वो उस पर किसी का विश्वास नहीं है। हमने 21 का चुनाव देखा है, 21 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसको भी हमने देखा है, उस समय पुलिस का जो रवैया था वो भी देखा है, और उसी पुलिस से अगर चुनाव करवाया जाता तो इस बार भी वही होता। मुझे मालूम है कि ममता बनर्जी और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा दुख है इस बात का कि इस बार वो संभव नहीं है, लेकिन छोड़िए इस बात को। जहां तक एसआईआर की बात है, करीब 90 लाख लोगों की नाम वहां से काटा गया है वोटर्स लिस्ट से, और 2 राउंड में काटा गया है। पहले राउंड में करीब 50 लाख था, फिर सेकंड राउंड में 40 लाख। मैं मोटे अंक दे रहा हूं। अब यह कहना कि एसआईआर क्यों किया गया, एसआईआर नहीं करना चाहिए था, अरे भैया लोग मर गए हैं, लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के रोजी रोटी के लिए किसी और प्रदेश में चले गए हैं, वो वहां पर और रहते नहीं हैं। बांग्लादेशी आए थे, उन्होंने वोटर लिस्ट पे अपना नाम चढ़ाया था, अब वो वहां से आगे कहीं और निकल गए हैं या बांग्लादेश वापस चले गए हैं। एसआईआर के शुरुआती दिनों में हमने देखा है कैसे हजारों के संख्या में लोग पूरा बोरिया बस्तर लेके बांग्लादेश वापस जा रहे हैं,
और ये सब देखकर भी अगर हम लोग बोले कि भाई एसआईआर से क्या होता है? एसआईआर से आपकी जो वोटिंग लिस्ट है उसको नीलरंजन मुखोपाध्याय जवाब दीजिए कंचन गुप्ता का। कंचन कह रहे हैं कि वो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये या तो मरे हुए लोग हैं जो थे ही नहीं कभी, अगर उनको हटा दिया तो क्या बुरा है, या फिर ये घुसपैठी हैं जिनको भारत में कभी वोटिंग का आधार मिलना ही नहीं चाहिए। और ये कह रहे हैं अगर ये साफ हुए हैं इलेक्टोरल रोल्स तो अच्छी बात है, इसको सपोर्ट करना चाहिए सब। देखिए, एसआईआर के ऊपर जो पूरी डिबेट हुई है, जो पिछले 6-8 महीने से हम लोग देखते आए हैं, तो उसमें मेरी राय ये है कि थोड़ा थोड़ा सब सही बोल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हर एक कोई गलत बोल रहा है। एक पहले मानते हैं कि जो लोग सही बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हिंदुस्तान के वोटर लिस्ट में कोई सिस्टमिक प्रोसेस नहीं था जो मृतकों को उनके नाम हटाए जाएं, जो माइग्रेट करके चले गए हैं उनका नाम हटाया जाए, इसका कोई सिस्टमिक प्रोसेस नहीं था। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि दिल्ली में जब रहते थे हम, तो एक समय था जब हमारे पुराने मोहल्ले में जाके देखे कि हमारा वोट अभी भी वहीं बरकरार है, इवन दो मतलब एक असेंबली इलेक्शन और एक लोकसभा हो चुकी है, कोई आके घर पे उस एड्रेस पे चेक नहीं किया। तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं जो जिस मकान में शिफ्ट किया था वहां पे भी मेरा वोट था। नहीं तो ये अगर सफाई होती है वोटर लिस्ट मैं कहता हूँ उसमें बात सही है कि ये बात जरूरी है कि सिस्टमिक प्रोसेसेस को ले करना जरूरी था, लेकिन मैं इस दौर के एसआईआर के प्रोसेस से भी गुजरा हूँ। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में वोटर हूँ। मेरा गाजियाबाद में मतलब यूपी में 2002 में जब एसआईआर किया गया था तब उसमें नाम नहीं था, क्योंकि तब हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहते थे, और दिल्ली में जब रहते थे तो लास्ट के जो कुछ पीरियड्स थे तो उसमें हमारा परिवार जो था एक जगह से दूसरी जगह चलता रहा, तो हमारा वोट था नहीं, तो एसआईआर में हम लोग नहीं थे। हमको पता है कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने नाम जाके इलेक्टोरल रोल में हमारे परिवार के सारे सदस्यों का वोट लगाने में। तो ये जो प्रोसेस था ये सेंसिटाइज्ड और ह्यूमनाइज्ड नहीं था ये प्रोसेस, तो इसकी वजह से एक डर और आशंका पैदा हुआ कि ये खास कि ये खास टारगेटेड वोटर्स को हटाने के लिए किया गया। एक है कि ये क्या सही है क्या गलत है 4 मई को हम लोग बात करेंगे। एसआईआर की पॉलिटिक्स की ये सही है गलत। दूसरा सवाल यह है अमिताभ तिवारी कि एसआईआर के जो वोट हटे हैं उससे चुनावी नतीजे पर क्या असर पड़ेगा। सवाल इस शो में यह है, क्या आपको लगता है कि चुनावी आंकड़े बदल सकते हैं एसआईआर के चक्कर में? देखिए, सिर्फ एसआईआर के चक्कर में एक दल जैसे भाजपा ये चुनाव जीत जाए ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मैं जब एनालिसिस करता हूं तो 2021 के वोट बेस पे करता हूं। अब 2021 के वोट बेस पे लगभग 52 लाख वोटर कटे हैं। 7 करोड़ 34 लाख थे, अभी 6 करोड़ 80 लाख हो गए, यानी 17,500 वोटर हर सीट पे कटे हैं। एवरेज विक्ट्री मार्जिन टीएमसी की हर सीट पे या 215 सीटों पे 33,000 थी, यानी जो आज भी वोटर डिलीशंस हुए हैं उसको हटा भी दिया जाए तो भी लगभग दुगना मार्जिन टीएमसी का था, विच मीन्स कि सिर्फ एसआईआर डिलीशन की पर ऐसे होता नहीं है ना, क्योंकि वोट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कई सारी सीटों में आप बड़े तादाद से जीतते हो, कुछ पे आप कम से जीतते हो, जैसे आप कर रहे हो बड़ा सिंपलिस्टिक है, वैसा होता नहीं है सर चुनाव में। लेकिन ये भी मानना कि सिर्फ एसआईआर डिलीशन से कोई चुनाव जीत जाए ये भी एक बहुत सिंपलिस्टिक एनालिसिस है, क्योंकि आपने ही दिखाया है कि एसआईआर डिलीशन प्लस एंटी इनकम्बेंसी स्विंग या तो 1.5% का या तो 3% का, अज्यूमिंग 100% जीरो विच इज नॉट पॉसिबल, 80-20 विच इज 3% का। ये आपने सही बात बोली, इसी पे मैं स्विंग करना जी ये आपकी बात सही है। वोट स्विंग करना जरूरी है, बिना एंटी इनकम्बेंसी वोट स्विंग हुए, यानी बिना भाजपा टीएमसी के वोट बैंक में सेंध मार के ये चुनाव नहीं जीत सकती। अब आप बात की निचोड़ पे, ये आपने बात सही कही। संजय कुमार से मैं ये पूछूंगा, ये बात साफ हो जाती है कि मोटा मोटा एसआईआर के ही दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, चुनाव उससे रोचक हो जाता है, सीटों में मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन एसआईआर प्लस एंटी इनकम्बेंसी ये वो कॉकटेल है जो कि बीजेपी को जिता सकता है। अब सवाल ये कि एंटी इनकम्बेंसी कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वही तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को कौन जीतेगा। संजय कुमार। मैं अमिताभ जी की बातों से काफी हद तक सहमत हूं। पहली बात, क्या एसआईआर के दम पे सिर्फ चुनाव जीत सकती है बीजेपी? ऐसा नहीं हो सकता।
एक दो बातें जोड़ना चाहूंगा। ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि एसआईआर में लगभग इतने जो आप 80% एज्यूम कर रहे हैं, 80% वोटर्स जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कटे होंगे। ये जरूर है क्योंकि उनका वोट ज्यादा था पिछले चुनाव में 48% और बीजेपी के पास 38%, तो अनुपात तो जरूर हमेशा ही रहेगा ज्यादा कि तृणमूल कांग्रेस के वोटर कटे हैं। लेकिन हमेशा हम कंपैरिजन 2021 से करेंगे 2024 को, बिल्कुल मैं भी नहीं देख रहा हूं 2024 के नतीजों को, 21 से देखें। और अगर आपने 80% कहा, अगर उसको थोड़ा सा नीचे कर दें, आप 74-75% वोट कर देंगे, मान लीजिए आपका एजम्पशन 80% का, मैं 75% पे चलता हूं, तब भी तृणमूल कांग्रेस को लीड बनी रहेगी। आइए मैं वो दिखाई देता हूं। हमने 70% का लिया। एक था कि वोट कटे 80-20 के अनुपात में, यानी कि जो 10 वोट एसआईआर के कटे, 8 वोटर टीएमसी के थे, 2 वोटर बीजेपी के। अब जो संजय जी बात कर रहे हैं, अगर हम ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें जो 10 वोट कटते हैं वो 7 टीएमसी के रहते हैं और 3 बीजेपी के, तब क्या असर पड़ेगा चुनावी नतीजों पर, एक नजर उस पर डालते हैं। लेकिन ये बात साफ हो गई कि अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तब जितने भी वोट कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसआईआर से। एंटी इनकम्बेंसी रहेगी तभी चुनाव का जो परिणाम है वो बदलेगा। हम पहले सिनेरियो में लेते हैं 1.5% एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि 1.5% ऐसे वोटर जिन्होंने पिछले चुनाव में टीएमसी को वोट दिया, इस बात तय करते कि नहीं भाई टीएमसी को नहीं देना। तब 42 सीटें खेल में आ जाती हैं। उनमें से 39 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर थी पिछले चुनाव में और 77 वो पिछली बार जीती थी। यानी कि बीजेपी की जो पॉसिबल विन्स है, संभावित जीत है, वो 116 के इर्द गिर्द आ जाता है। लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 174, तो 1.5% एंटी इनकम्बेंसी से काम बीजेपी का नहीं चलेगा। अगर जीतना है चुनाव तो अगला सिनेरियो लेते हैं, ममता जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 3% अगर हम लेते हैं, अगर 3% की एंटी इनकम्बेंसी है और फिर 70-30 में वोट कटता है, तब 92 सीटें हैं जो कि गेम में आ जाती हैं। उनमें से बीजेपी पिछली बार जीती थी 77, जिसमें नंबर 2 पे थी, 77 में नंबर 2 पे थी और 77 जीती थी। फिर बीजेपी के हो जाते 154 के आसपास और जीत के लिए आपको चाहिए 147। यानी कि अगर 7% वोटर जो कि थे एसआईआर में वो टीएमसी के रहते हैं और 3 अगर रहते हैं बीजेपी के और 3% की एंटी इनकम्बेंसी रहती है, तब बीजेपी जादुई आंकड़े के ऊपर निकलती है। तो ये बात जो संजय कुमार कह रहे थे, आपको हेवी एंटी इनकम्बेंसी चाहिए और फिर आपको कम से कम 7-3 के अनुपात में अगर वोट कटे तब कोई बात बनती है। जय मृग, ये बात जैसे अमिताभ तिवारी ने कहा साफ हो जाता है कि केवल और केवल एसआईआर के दम पर चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती। एसआईआर प्लस एंटी इनकम्बेंसी अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, तब ये चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है। बिल्कुल। और मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूं, हमने हमारी डेटाफाई टीम के साथ कैसे मेहनत की इस पर। हमने बिल्कुल संजय जी और अमिताभ जी ने जो बताया कि 21 इज द बेस, हमने 21 को ही बेस लेके ये पूरा सिमुलेशन किया था। दूसरा, हमने जस्ट टू गिव द व्यूअर्स ए ब्रॉड रेंज, हमने 100% से शुरू किया, फिर हम 80-20 पे आए, फिर हम 70-30 पे आए। हमारे सिमुलेशन में भी 2 चीजें बहुत साफ है कि अगर 80-20 है और हेवी एंटी इनकम्बेंसी है तो पहला एक होप आता है 3% एंटी इनकम्बेंसी पे बीजेपी के लिए, और अगर 70-30 है और वापस हेवी एंटी इनकम्बेंसी है तो जिसको हम सेफोलॉजी में अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं, जस्ट अराउंड द हाफवे मार्क, वो टाइप का सिनेरियो बनता है। तो बहुत स्पष्ट है, हम दूसरे सेफोलॉजिस्ट से हमारी डेटाफाई टीम पूरी तरह सहमत है that you not only need an impact ratio which is above 70 in the SIR split, और उसके साथ आपको चाहिए एक न्यूनतम 3% की एंटी इनकम्बेंसी, जिससे सही में सत्ता का पलड़ा बदल सके। तो यह है अगर 10 वोट कटे और 7 टीएमसी के थे, 3 बीजेपी के। ऐसा हो जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि भाई बीजेपी के भी कुछ समर्थक परेशान हैं, उनको लग रहा है कि हमारा भी आधार खतरे में, अगर 60 और 40 के अनुपात में वोट कटते हैं, यानी कि 6 वोटर टीएमसी के और 4 बीजेपी के, ऐसे में क्या होता है? इसमें यह निकल के आता है कि फिर बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर 7 वोट जो कटते हैं, 6 वोट जो कटते हैं वो टीएमसी के रहते हैं और 4 वोट बीजेपी के रहते हैं 10 में से, तब तो बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। अगर 1.5% की एंटी इनकम्बेंसी है तो 40 सीटें गेम में आ जाती हैं, उनमें से 33 में बीजेपी नंबर 1 थी। अगर पिछली बार की 77 जीत भी ले, तब भी बीजेपी केवल 110 तक पहुंचती है और बहुमत है 147 का, तो काम नहीं बना। तो इससे तो नहीं होगा। अगर हम 3% की एंटी इनकम्बेंसी लेते हैं ममता के खिलाफ,
3% की एंटी इनकम्बेंसी पर भी बीजेपी का जो आंकड़ा बनता है वो केवल 133 का बनता है, क्योंकि 86 सीटें गेम में आती हैं। 56 पे बीजेपी नंबर 2 थी, 77 पिछली बार जीती। 133 का मतलब नहीं 133 एग्जैक्टली, मतलब इसके इर्द गिर्द वो भी काफी नहीं है, क्योंकि आपको जीत के लिए चाहिए 147। तो अगर 10 वोट कटते हैं और वो 6 और 4 के अनुपात में कटते हैं, तब तो बीजेपी का काम पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगा।